नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। YouTube के संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के अर्थात असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और SSC JEE के सिलेबस में पॉइंट एंड क्रॉसिंग की स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझेंगे। पॉइंट एंड क्रॉसिंग, यदि हाईवे ट्रैफिक की बात करते हैं या रोड ट्रैफिक की, तो रोड ट्रैफिक में व्हीकल को ड्राइव करने का काम करता है ड्राइवर। जबकि रेल के ट्रैफिक में यही काम पॉइंट एंड क्रॉसिंग के द्वारा होता है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के द्वारा होता है। वजह क्या है? क्योंकि जो रेल की बोगी होती है उसमें फ्लैंज, उसके व्हील्स में फ्लैंज प्रोवाइड होते हैं, फ्लैंज रहते हैं। तो फ्लैंज ही, ये व्हील फ्लैंज ही रेल के ऊपर रेल ट्रैफिक को गाइड करते हैं। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का जो पर्पज है, ओवरऑल पर्पज दोनों मिला के, पॉइंट एंड क्रॉसिंग टर्नआउट के कंपोनेंट हैं। एक पार्ट कहलाता है पॉइंट और दूसरा कहलाता है क्रॉसिंग। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो है वो हमारा रेल ट्रैफिक को या रेल ट्रेन के मूवमेंट को डाइवर्ट करते हैं। सपोज यदि ये मेन ट्रैक है, एक लाइन ये है और इससे एक दूसरी लाइन, ब्रांच लाइन निकली हुई है। तो इसको, जब इस ट्रैफिक को ब्रांच लाइन पर डाइवर्ट होना है, तो यहाँ पर जो पॉइंट या स्विच होता है वो किस तरह से सेट है, इसके ऊपर ट्रेन का मूवमेंट डिपेंड करता है। जबकि क्रॉसिंग क्या करती है कि यहाँ पर जैसे ही व्हील यहाँ पर पहुँचेगा और इस रेल को क्रॉस करेगा तो उसका फ्लैंज यहाँ से टकराएगा। तो यहाँ पर हम गैप प्रोवाइड करते हैं और एक वी शेप में एडिशनल क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो गैप जो है, गैप की वजह से फ्लैंज स्मूथली पास हो जाता है, या इस रेल से आगे जो रेल गई है, एक क्रॉसिंग है, इस पर जब जंप करके पहुंच जाती है तो इसको, ये जो पर्पज है कि क्रॉसिंग का गैप प्रोवाइड करती है व्हील फ्लैंज को। और जो हमारा पॉइंट्स, क्रॉसिंग और इन दोनों के बीच का पोर्शन कहलाता है लीड रेल। इन तीनों से मिलके बनता है हमारा टर्नआउट। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन पॉइंट एंड क्रॉसिंग, इस फिगर को देख लेते हैं कि क्या आपका ये फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए हमारा ये फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे इंजीनियरिंग की स्टडी करना है और स्टैंडर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक, और दूसरा जो चैप्टर रहता है वो रहता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग। फील्ड में भी वर्क करते हैं, या आप रेल ट्रैफिक को समझना चाहते हैं कि रेल किस तरह से टर्न होती है, किस ट्रैक पे जाती है, उसके लिए पॉइंट एंड क्रॉसिंग को समझना जरूरी है। तो तब बात करते हैं कि थ्रू ट्रेन या मेन ट्रैक या मेन लाइन किसको बोलते हैं, कि जिससे हम ट्रेन को डाइवर्ट करते हैं। मान लीजिए कि ट्रेन हमारी जिस पर मेन मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ये जो लाइन है जो सीधी गई हुई है,
ये है हमारा मेन ट्रैक। और इसी से एक और लाइन निकली हुई है, उस लाइन को, इस पर कम ट्रैफिक रहता है, इसलिए ये क्या हो गई हमारी ब्रांच लाइन। यदि फेसिंग डायरेक्शन से, यहाँ पर ही फेसिंग डायरेक्शन है, फेसिंग डायरेक्शन से देखेंगे तो यदि इस पर ट्रेन आ रही है तो यदि ये सीधे जाती है तो ये हमारा क्या है, मेन ट्रैक है या थ्रू ट्रैक है। और यहाँ से मेन ट्रैक से डाइवर्ट हो रही है तो उस ट्रैक को बोलते हैं ब्रांच ट्रैक या साइडिंग ट्रैक। अब फेसिंग डायरेक्शन क्या होती है, यदि हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रैक हमारा लेफ्ट हैंड ट्रैक है या लेफ्ट हैंड टर्न आउट है और कौन सा राइट हैंड टर्न आउट है, तो इसको जानने के लिए हमें फेसिंग डायरेक्शन और ट्रेलिंग डायरेक्शन का जानना जरूरी है। फेसिंग डायरेक्शन, यदि ट्रेन यदि मेन ट्रैक पर इस डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड से भी आ सकती है, यदि हम यहाँ से देखें, और राइट हैंड से भी आ सकती है। फेसिंग डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, यदि ट्रेन के मूवमेंट में हम क्रॉसिंग की तरफ, ये पोर्शन कहलाता है क्रॉसिंग की तरफ फेस करें या पॉइंट की तरफ फेस करें और ट्रेन के मूवमेंट में हमको पहले पॉइंट आता है, तब वो डायरेक्शन कहलाती है फेसिंग डायरेक्शन। पॉइंट को स्विच भी बोलते हैं। इसी तरह से जब ट्रेन इस तरफ से मूव कर रही होगी, चाहे आपका लेफ्ट हैंड से मेन ट्रैक पर आ रही हो या ब्रांच ट्रैक पर, तो उसको पहले क्या मिलेगी, क्रॉसिंग मिलेगी। जब क्रॉसिंग मिलती है तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं ट्रेलिंग डायरेक्शन। इसी तरह से फेसिंग डायरेक्शन और ट्रेलिंग डायरेक्शन के हिसाब से हमारे फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट हो जाएंगे। फेसिंग पॉइंट रहेगा हमारा जहां से हमारा स्विच पर फर्स्ट जब ट्रेन पास होती है तो ये पॉइंट कहलाता है हमारा फेसिंग पॉइंट। और जब क्रॉसिंग पहले आती है तो क्रॉसिंग का ये पॉइंट कहलाता है हमारा ट्रेलिंग पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, अब पॉइंट एंड क्रॉसिंग दो टर्नआउट के दो अलग अलग पार्ट हैं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट क्या होता है, इसकी कंपोनेंट होते हैं एक पेयर, वन पेयर ऑफ स्टॉक रेल। जो रेल पहले से ही आ रही है और सीधे आगे बढ़ी हुई है, या मेन जो रेल होती है वही रेल क्या कहलाती है, हमारी स्टॉक रेल। मेन ट्रैक से जो हमारी रेल आ रही है उसी को हमने आगे बढ़ा दिया और टर्न आउट स्टार्ट हो गया। जिस पोर्शन में टर्न आउट होता है उसी को हम बोलते हैं स्टॉक रेल। पॉइंट जो है हमारा फंक्शन क्या करता है, पॉइंट ये डिसाइड करता है कि जो ट्रेन है किस पाथ को फॉलो करेगी, वो मेन लाइन पर जाएगी या ब्रांच लाइन पर होगी। जैसा पॉइंट सेट होगा तब ये क्या होगा, मेन ट्रैक। जिस तरह से हम देख लें कि यहाँ पर ये टंग रेल है, दो वन पेयर ऑफ स्टॉक रेल, एक स्टॉक रेल ए है और दूसरी स्टॉक रेल हमारी ए है, राइट। तो ये हमारी स्टॉक रेल है। अब टंग रेल जो है स्ट्रेचर बार से जुड़ी रहती है और इन दोनों का एक साथ मूवमेंट होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाली टंग रेल है, फेसिंग डायरेक्शन में देखेंगे तो राइट वर्ड्स डायरेक्शन की टंग रेल क्या है, यहाँ पर चिपकी हुई। इस वजह से क्या होगा, और यहाँ पर गैप क्रिएट हो जाएगा। तो ये व्हील जब पीछे से आ रहा होगा, ट्रेन पीछे से आ रही होगी, तो वो सिर्फ किसको, ब्रांच लाइन को फॉलो करेगी। और यहाँ से उसका क्या है, धीरे धीरे व्हील यहाँ से क्या है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और इस स्टॉक रेल पे। अब यदि हमने स्ट्रेचर बार के द्वारा पॉइंट को सेट कर दिया और इसको यहाँ पर क्या कर दिया, ये यहाँ पर चिपक गई है और यहाँ से ये ओपन हो गई और यहाँ पर क्लोज हो गई है,
तब क्या होगा कि ये हमारा जो ट्रेन आ रही होगी वो सीधी चली जाएगी, क्योंकि उसको यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ पर तो मूवमेंट गैप क्रिएट कर दिया है। तब क्या करेगी, वो सीधे इस तरह से चली जाएगी और यहाँ से चिपकने की वजह से वो धीरे धीरे आपकी इस ट्रैक पर आ जाए, सीधी चली जाएगी। तो ये हमारा पॉइंट जो है, पॉइंट जो काम करता है आपका ट्रेन का रूट सेट करता है, ट्रेन का रूट सेट कर रहा है। अच्छा, पॉइंट एंड क्रॉसिंग की एक विशेषता और भी है कि जो टर्नआउट होता है उसमें हम ट्रेन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन से डाइवर्ट कर सकते हैं। फेसिंग डायरेक्शन से ही हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ही डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। तो टू वे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि ट्रेन यहाँ से आ रही होगी तो उसको निश्चित ही इस रूट को फॉलो करना होगा, जबकि फेसिंग डायरेक्शन से आ रही होगी तो वो मेन लाइन पर भी जा सकती है और ब्रांच लाइन से जा सकती है। ट्रेलिंग डायरेक्शन से आ रही होगी तो उसको जो रूट दिया हुआ है उससे ही जाना पड़ेगा। क्रॉसिंग क्या होती है, क्रॉसिंग जो है हमको ग्रैप प्रोवाइड करती है। ये हमारी लीड रेल है और ये क्रॉसिंग है, और इसकी वजह से, इस क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पर गैप क्रिएट हो गया है। जब ट्रेन इस रूट को फॉलो कर रही होगी, ब्रांच लाइन को, तो इसका व्हील फ्लैंज अंदर रहेगा और इस गैप से पास होते हुए वो क्रॉसिंग पर जंप कर जाएगा। क्रॉसिंग पर जंप करेगा तो क्रॉसिंग जो है हमारे व्हील फ्लैंज के लिए गैप प्रोवाइड करती है और एक रेल को दूसरे रेल का जो व्हील है उसको एक रेल से दूसरे रेल को क्रॉस करने में हेल्प करती है। टर्नआउट क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग विथ लीड रेल। अब यहाँ पर टर्म आ गया है लीड रेल। तो पॉइंट जो है आपका, पॉइंट की जो है उसका जो सेट, कहाँ तक पॉइंट रहेगा, जहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा, टंग रेल और स्टार्ट होगी और इसके हील तक, हील ऑफ टंग रेल, स्विच के हील तक, और इस यहाँ पर ही क्रॉसिंग स्टार्ट हो गई है। तो क्रॉसिंग की यहाँ पर नोज है और इसकी क्रॉसिंग की नोज और हमारा स्विच की हील, इनके बीच में जो रेल प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं लीड रेल। लीड रेल, एक टर्नआउट में 4 लीड रेल का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर फेसिंग डायरेक्शन से देखेंगे तो ये हमारा आउटर साइड हो जाएगी और ये इनर साइड हो जाएगी। तो एक रहेगी आउटर स्ट्रेट लीड रेल, दूसरी रहेगी आपकी इनर स्ट्रेट लीड रेल, ये रहेगी हमारी मेन ट्रैक में। और एक यहाँ पर कर्व है तो ये आउटर कर्व लीड रेल रहेगी और इनर साइड वाली रहेगी हमारी इनर कर्व लीड रेल। आप टर्न को, आपका कौन सा, आपका टर्नआउट लेफ्ट हैंड टर्नआउट है और कौन सा राइट हैंड टर्नआउट है, तो ये हमारा डिसाइड होता है फेसिंग डायरेक्शन से। मतलब जब हमारा फेस स्विच की तरफ रहेगा और मेन ट्रैक से यदि ब्रांच लाइन हमारी राइट हैंड में निकल रही है तब ये हो जाएगा राइट हैंड टर्नआउट। यदि कोई ट्रैक यहाँ से निकल रहा होता और इस तरह से जा रहा होता तब वो हो जाता हमारा लेफ्ट हैंड टर्नआउट। तो फेसिंग डायरेक्शन से यदि ब्रांच लाइन लेफ्ट हैंड में निकल रही है, डाइवर्ट, ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड में, तब वो कहलाएगा लेफ्ट हैंड टर्नआउट। और यदि राइट हैंड में डाइवर्ट हो रही है तब वो टर्नआउट कहलाएगा राइट हैंड टर्नआउट। यहाँ पर बात करते हैं टंग रेल की। टंग रेल को स्विच रेल भी बोलते हैं। तो स्विच में आपका पॉइंट में 2 टंग रेल होती हैं और 2 स्टॉक रेल, या एक पेयर टंग रेल का, एक पेयर स्टॉक रेल का होता है। तो टंग रेल जो है हमारा, पहली तो एक कैरेक्टर्स इसका क्या है कि ये टेपर्ड होती है, हील की तरफ इसकी फुल थिकनेस रहती है
और जैसे जैसे आपके टो की तरफ जाते हैं तो ये थिकनेस क्या है इसकी कम हो जाती है, इसको टेपर्ड होती है, और जो कि हाई कार्बन या हाई मैग्नीज स्टील की बनी होती है बियर को कम करने के लिए। दूसरा क्या है कि ये जो है आपकी मूवेबल होती है। स्टॉक रेल एक ही जगह फिक्स रहती है, जबकि मूवेबल जो है इसका टो पोर्शन, आगे का पोर्शन मूवेबल रहता है। तो ये जो आपकी रहती है मूवेबल रहती है और साथ में आपकी टेपर्ड होती है। स्टॉक रेल तो क्या है, स्टॉक रेल वो रेल है जिसके अगेंस्ट टंग रेल ऑपरेट होती है या मूव करती है। इसी तरह से स्विच क्या है आपका, स्विच के अंदर, स्विच या पॉइंट, स्विच के अंदर आपका एक पेयर ऑफ स्टॉक रेल रहता है, एक पेयर ऑफ टंग रेल रहता है, और उसके लिए जो आवश्यक फिटिंग होती है, इससे सबसे मिलके बनता है हमारा आपका स्विच। तो यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस ब्लॉक लिखा हुआ है यहाँ तक हील ब्लॉक, ये आपका कहलाता है पॉइंट्स या स्विच। स्विच कितने तरह के हो सकते हैं, तो स्विच जो है पहले ओल्ड टाइम्स में जब इंडियन रेलवे में स्टफ स्विच बोर्ड होता था तो ट्रेन के डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पर कोई सेपरेट टंग रेल नहीं होती थी, ट्रैक का कुछ पोर्शन ही मूवेबल बनाया जाता था, मतलब पूरे का पूरा ट्रैक ही शिफ्ट हो जाता था दूसरी डायरेक्शन में, तो उस स्विच को बोलते थे स्टफ स्विच। आजकल इंडियन रेलवे में इसको यूज नहीं किया जाता है। दूसरा जो स्विच होता है वो होता है स्प्लिट स्विच। इसमें हमारा एक पेयर स्टॉक रेल का रहता है, एक पेयर टंग रेल का रहता है, और यही आपका जिसको अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं वही स्विच क्या है, स्प्लिट स्विच है, और इसी को हम इंडियन रेलवे में यूज करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आजकल इंडियन रेलवे में कौन सा स्विच होता है, तो उसका जवाब रहेगा स्प्लिट स्विच। अब जो स्प्लिट स्विच होते हैं वो हमारे आपके हील पर टंग रेल किस तरह से फिक्स रहती है, वो उसके आधार पर ये दो तरह की हो जाएगी। एक रह जाएगी आपकी लूज हील टाइप और एक हो जाएगी आपकी फिक्स्ड हील टाइप। फिक्स हील टाइप की विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो टंग रेल होती है वो हील के पीछे भी जाती है, मतलब उसको आगे बढ़ाया जाता है, जबकि लूज हील टाइप जो स्विच होते हैं उसमें टंग रेल हील पर ही जाके खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। अब जो स्विच होते हैं स्प्लिट टाइप के, स्प्लिट स्विच होते हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला होता है अंडर कट स्विच। इसमें जो स्टॉक रेल है उसको प्लेन किया जाता है, मतलब उसको भी कट किया जाता है। ये हेड है और इसके बाद स्टॉक रेल का ये पूरा पोर्शन नीचे का क्या है, फुट है। तो इसके कुछ पोर्शन को प्लेन करके अलग कर देते हैं, कट करके अलग कर दिया जाता है, और इसी तरह से जो हमारी टंग रेल होती है वो भी क्या है आपकी यहाँ से कट होते हुए और यहाँ से इसके बट हो जाती है या फ्लश हो जाती है। तो यहाँ पर टंग रेल और स्टॉक रेल दोनों को ही कट किया जाता है, फिर स्टॉक रेल से टंग रेल उसके फुट में जाके आपकी चिपक जाती है। तो ऐसे स्विच को बोलते हैं अंडर कट स्विच। दूसरा जो स्विच होता है वो कहलाता है आपका ओवर राइडिंग स्विच। अभी तो इंडियन रेलवे में ओवर राइडिंग स्विच का ही यूज होता है। इसकी विशेषता क्या रहती है कि इसमें स्टॉक रेल का फुल सेक्शन यूज किया जाता है, मतलब स्टॉक रेल को प्लेन या कट नहीं किया जाता है, सिर्फ टंग रेल में ही कटिंग की जाती है, और टंग रेल जो है
आपकी थोड़ी सी क्या है ऊपर रखते हैं, यहाँ पर स्टॉक रेल से 6 mm ऊपर रखी जाती है। इसकी वजह से ये इसका जो हेड पोर्शन है, ये हेड भी कट होके और क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टॉक रेल के ऊपर चढ़ जाएगा। इसीलिए इसको स्विच को बोलते हैं, इसका जो फुट है, टंग रेल का फुट भी स्टॉक रेल के फुट के ऊपर 6 mm चढ़ जाता है, और इसी वजह से हेड भी इसका, टंग रेल का हेड स्टॉक रेल से 6 mm ऊपर होता है। इससे हमारी एक तो इकोनॉमी आ जाती है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग की डिजाइन में हमें स्टॉक रेल को मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता है, सिर्फ क्या है टंग रेल को ही बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जो है हमारे कि आपके स्विचेज में जो इम्पोर्टेंट टर्म है उनकी डेफिनेशन। तो पहले तो कंसेप्चुअल लर्निंग में ये है कि हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग को समझ जाएं कि ये किस तरह से काम करती है, और दूसरा है कि इसकी टर्मिनोलॉजी, इसमें टर्मिनोलॉजी ज़्यादा है तो उनको हमको तैयार करना है। स्विच एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल। ये आपका गेज फेस को ही रनिंग फेस बोलते हैं, या जिस तरफ फ्लैंज रहता है इनर साइड, तो गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल, टंग रेल का गेज फेस रहेगा। ठीक है। एट द थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच, आपका दो वर्ड होते हैं, एक थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच, और दूसरा होता है ATS, एक्चुअल टो ऑफ स्विच। तो जो हमारी रेल है वो बिल्कुल क्या है पॉइंटेड तो होती नहीं है, और जब उसको कट किया जाता है तो वो क्या है, जब जहाँ स्टार्ट होती है तो लगभग 6 mm थिकनेस की होती है। तो जहाँ पर वो 6 mm यहाँ पर एंड हो रहा है ये, तो ये कहलाता है आपका एक्चुअल टो ऑफ स्विच। अब यदि हम इसको थ्योरेटिकल आगे बढ़ाएं तो ये पॉइंटेड नहीं होगी, तो थोड़े आगे बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ने से जहाँ पर ये दोनों इमेजिनरी डॉटेड लाइन से मिलेंगी वही कहलाता है आपका थ्योरेटिकल टो ऑफ। तो थ्योरेटिकल मतलब इमेजिनरी, और एक्चुअल टो ऑफ स्विच का मतलब जहाँ पर प्रैक्टिकली हमें टंग रेल का एंड हो रहा है। तो यदि हम टंग रेल को स्विच को क्लोज करें तो इस तरफ क्लोज है, तो इस तरफ क्लोज पर जो एंगल बन रहा होगा TTS पर स्टॉक रेल और टंग रेल के गेज फेस के बीच में, वही कहलाता है आपका स्विच एंगल। स्विच एंगल किसके ऊपर, तो ये टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पर, और स्विच एंगल को निकाल सकते हैं अपना। यहाँ पर जो बनता है वो कहलाता है हील डाइवर्जेंस। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हील डाइवर्जेंस के बराबर हो जाएगी। तो हील डाइवर्जेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टंग रेल, स्विच एंगल अल्फा या बीटा भी डिनोट करते हैं। यदि हम क्रॉसिंग एंगल को अल्फा लेते हैं तो स्विच एंगल हमारा हो जाना चाहिए अल्फा। तो स्विच एंगल यदि अल्फा है तो फिर क्रॉसिंग एंगल बीटा, तो राइट है। स्विच एंगल इज इक्वल टू हील डाइवर्जेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टंग रेल। अब टो ऑफ स्विच क्या होता है और टो ऑफ टंग रेल, तो जो टंग रेल होती है वो होती है टेपर्ड, और टेपर्ड में जितना भी आपका मूवेबल पार्ट होता है वो कहलाता है आपका टो ऑफ स्विच, और जितना हमारा अनटेपर्ड पोर्शन होता है और जो कहाँ पर हील ब्लॉक के द्वारा फिक्स होता है वो पोर्शन कहलाता है हील ऑफ स्विच। तो ये स्विच के दो पोर्शन हो गए, आगे का पोर्शन हो गया हमारा टो ऑफ स्विच और पीछे वाला पोर्शन हो गया हील ऑफ स्विच, सिर्फ स्विच में। नेक्स्ट थ्रो ऑफ स्विच। अब ये टंग रेल दोनों हैं, ये पेयर में वर्क करती हैं, और ये दोनों टंग रेल क्या है स्ट्रेचर बार के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो जब हम केबिन से इसको या पॉइंट को सेट करते हैं या केबिन से सेट करते हैं, तब ये दोनों टंग रेल जितना मूव करती हैं वही उसका थ्रो बन जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ सेट किया तो टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में जितना गैप है
वही क्या कहलाता है आपका थ्रो ऑफ स्विच। थ्रो आपका इनकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू भी दी हुई है और मिनिमम भी। तो जब आप मेजरमेंट या इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं रेलवे में, तो ब्रॉड गेज पर मैक्सिमम थ्रो जो है वो 115 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 95 mm से कम नहीं होना चाहिए। मतलब रेंज क्या है, 95 mm टू 115 mm। और मीटर गेज के लिए यही वैल्यू है आपकी 89 mm टू 100 mm। लेंथ ऑफ टंग रेल एंड स्टॉक रेल। लेंथ ऑफ टंग रेल क्या रहेगी आपकी, लेंथ ऑफ टंग रेल, लेंथ ऑफ टंग रेल इज गिवन बाय आपका एस, यदि एस लेंथ ऑफ द टंग रेल, और ये क्या है आपको पहले कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ टंग रेल इज इक्वल टू R10 अल्फा बाई 2। यहाँ पर अल्फा क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ स्विच, अल्फा हो गया है एंगल ऑफ स्विच, और आर हो गया आपका, अल्फा जो है यहाँ पर एंगल ऑफ क्रॉसिंग है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये एंगल ऑफ स्विच की जगह हो जाएगा एंगल ऑफ क्रॉसिंग। लेंथ ऑफ टंग रेल इज इक्वल टू आर, आर जो है रेडियस, ये जो लीड रेल है ये टर्न आउट पे कर्व की एक निश्चित रेडियस की ही लीड रेल है, उसकी जो रेडियस होती है कर्व की वही इसकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्व एट टर्न आउट इन मीटर्स, एस क्या है थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ टंग रेल, और अल्फा है हमारा एंगल ऑफ क्रॉसिंग। तो ये वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो हमें आपकी मिनिमम लेंथ ऑफ द टंग रेल मिल जाएगी। यहाँ पर जो लेंथ ऑफ टंग रेल की जगह क्या है, इससे ज़्यादा तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम लेंथ ऑफ टंग रेल इज गिवन बाई R10 अल्फा बाई 2। इसकी वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट कि नंबर ऑफ अल्फा क्या है हमारा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ कर्व और हमारा एंगल ऑफ क्रॉसिंग। यहाँ पर ये शो किया गया है कि ये हमारी बिल्ट ऑफ क्रॉसिंग या वी शेप क्रॉसिंग है, और ये जो इन दोनों के बीच में आपका पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ क्रॉसिंग। तो यदि हमारा टर्नआउट जो है 1/8.5 का होगा, तब ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 4.72 मीटर मिनिमम। और यदि हमारा थोड़ा और फ्लैटर क्रॉसिंग का यूज किया है, ये एंगल कम हो गया है, ये एंगल आपका, तब ये हो जाएगा आपका 1/12, मतलब 1 और ये 12। तो ये एंगल हमारा क्या है बढ़ेगा, और आपकी लेंथ ऑफ टंग रेल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6.4 मीटर। फ्लैंज वे क्लियरेंस क्या होता है, यदि हम क्रॉसिंग के पोर्शन को देखें तो यहाँ पर आपका आउटर रेल से यदि व्हील इस पर मूव कर रहा है तो वो जंप करके, तो यहाँ पर एक जॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है, और जॉइंट से आगे की जो रेल है एक सेपरेट आपकी विंग टाइप की रेल प्रोवाइड करते हैं, जो कि एंड में क्या है फ्लेयर्ड है। तो ये जो रेल कहलाती है विंग रेल। इसी तरह से जो इनर स्ट्रेट रेल है, यहाँ पर भी एक विंग रेल को जोड़ा गया है। तो 2 विंग रेल है और एक क्रॉसिंग है। तो विंग रेल और ये क्रॉसिंग के बीच का गैप जो है वो है हमारा फ्लैंज वे क्लियरेंस, फ्लैंज वे क्लियर। इसी तरह से विंग रेल के अपोजिट साइड में यहाँ पर आप देखिए तो एक चेक रेल प्रोवाइड की गई है, और ये चेक रेल, विंग रेल पर तो ट्रेन मूव करती है लेकिन चेक रेल पर मूव नहीं करती है, और चेक रेल और विंग रेल के बीच में जो गैप है, या आप चेक रेल और स्टॉक रेल, और यहाँ पर भी विंग रेल और स्टॉक रेल के एडजेसेंट फेस में जो गैप है वही हमारा कहलाता है फ्लैंज वे क्लियरेंस। ब्रॉड गेज के देखें तो इनके लिए जो मिनिमम वैल्यू प्रेस्क्राइब्ड है वो 44 mm टू 48 mm है,
और यदि मीटर गेज के लिए है तो ये 41 mm टू 44 mm। हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस, तो ये टर्म में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस क्या है कि ये जो आपको यहाँ पर फिगर में देखते हैं तो ये हमारी स्टॉक रेल है और इस कहाँ का देख रहे हैं, सेक्शन एट हील और टंग रेल, हील पोर्शन। तो स्विच का जो पीछे वाला पोर्शन है हील, तो ये स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में एक हील ब्लॉक प्रोवाइड किया गया। ठीक है, हील ब्लॉक। अब देखते हैं कि रनिंग फेस ऑफ द स्टॉक रेल, तो ये आपका क्या है, इसका रनिंग फेस है। और एंड दैट ऑफ द टंग रेल, टंग रेल पे भी जब ट्रेन चलती है तो उसका आपका इसके बीच की दूरी, तो ये आपका टंग रेल का हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ही हमारी क्या कहलाती है, फ्लैंज वे क्लियरेंस। फ्लैंज वे क्लियरेंस नहीं, ये कहलाएगी हमारी हील डाइवर्जेंस। तो हील डाइवर्जेंस जो बना हुआ है वो फ्लैंज वे क्लियरेंस प्लस इसमें आपका टंग रेल का हेड। टंग रेल का हेड यहाँ पर हील पर पूरा का पूरा ही रहता है। यदि 52 kg का रेल यूज कर रहे हैं तो आपका 67 mm, और फ्लैंज वे क्लियरेंस को हील पर लेते हैं हम 63 mm। और आपका टर्नआउट के ऊपर डिपेंड करेगा कि बियर रहता है 3 mm का भी और 6 mm का भी। यदि हमारा 8.5 की क्रॉसिंग यूज की गई है, 1/8.5 की यूज की गई है, तो ये बियर हो जाता है 6 mm का। 1/12 पर थोड़ा सा बियर कम होता है तो यहाँ पर 3 mm। इस हिसाब से जो हमारा हील डाइवर्जेंस की वैल्यू इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाती है 123 mm से लेकर के 127 mm के बीच में। किसके लिए, आपका मीटर ब्रॉड गेज के लिए। यही हील डाइवर्जेंस की वैल्यू हमारी मीटर गेज के लिए होती है 117 mm से लेकर के 121 mm के बीच में। तो यहाँ पर ये इसमें एक और डेफिनेशन याद कर सकते हैं हम कि ये टॉप ऑफ स्टॉक रेल है और ये व्हील फ्लैंज का बॉटम है और यहाँ पर क्या है, हील ब्लॉक का टॉप है। तो ये जो हमारा इसकी टॉप सरफेस से लेकर के, स्टॉक रेल की टॉप सरफेस से लेकर के हील ब्लॉक की बीच में जो गैप है वो कहलाता है हमारा फ्लैंज वे डेप्थ। फ्लैंज वे डेप्थ। हील ब्लॉक्स क्या है, ये कास्ट आयरन ब्लॉक होता है। दीज आर द कास्ट आयरन ब्लॉक ऑन विच टंग रेल एंड लीड रेल आर बोल्टेड टू स्टॉक रेल टू कीप हील ऑफ द टंग रेल एट द डिजायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द। तो स्टॉक रेल से टंग रेल को एक निश्चित दूरी पर रखने के लिए हील ब्लॉक का यूज किया जाता है। हील ब्लॉक में यहाँ पर एक होल है, तो यहाँ पर एक जॉइंट होता है और इस जॉइंट में एक तरफ हमारी रहती है आपकी टंग रेल और दूसरी तरफ उसके पीछे रहेगी हमारी लीड रेल। तो यहाँ पर इस जॉइंट का यूज करते हैं। स्लाइड चेयर्स क्या है, टंग रेल क्या है, मूव करती है। तो टंग रेल के मूवेबल पार्ट को क्या है, मूव कराने के लिए ये हो गई हमारी स्टॉक रेल भी है और साथ में क्या है, टंग रेल भी है। अब यहाँ पर स्लीपर है, तो इनको मूव कराने के लिए हमारा फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही कम करना है, इसलिए इनको क्या करते हैं, आपका नीचे स्लीपर के ऊपर और रेल के नीचे स्लाइड चेयर का यूज करते हैं, जो कि टंग रेल को स्लाइड करने के लिए मदद करेगी। तो ये आपके पूरे टंग रेल की पूरी लेंथ में स्लाइड चेयर को प्रोवाइड करते हैं। और जब हमको पॉइंट को सेट करते हैं तो टंग रेल को लेटेरियल मूवमेंट देना पड़ता है, तो ये आसानी से उस पर स्लिप हो जाती है। क्रॉसिंग, अब पूरा स्विच अपना डिस्कस हो गया है और इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया है हमारा क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का पर्पज पहले भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप बिल्कुल क्लियर
जो पॉइंट है हमारा वो रेल ट्रैफिक के रूट को निश्चित कर रहा है कि रेल जो है हमारी ट्रेन है किस रूट को फॉलो करेगी। और क्रॉसिंग जो है, क्रॉसिंग का दूसरा वर्ड क्या है आपका फ्रॉग। क्रॉसिंग और फ्रॉग इज ए डिवाइस at the location where two gauge faces have to cross each other to permit the flange of the rail vehicle to pass from one track to another। तो एक व्हील फ्लैंज को एक ट्रैक से या एक रेल को दूसरी रेल से पास करने के लिए हमको गैप देना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे जाएगी व्हील फ्लैंज जो है हमारा दूसरी स्टॉक रेल से टकरा जाएगा। तो ये हमारी गैप प्रोवाइड करती है जिससे एक रेल दूसरी रेल को क्रॉस कर सके। अब इसके इम्पोर्टेंट पार्ट या कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये जो है हमारी पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पहले जो क्रॉसिंग यूज होती थी बिल्ट अप क्रॉसिंग यूज होती थी, बिल्ट अप क्रॉसिंग। और आजकल जो यूज हो रही है मेन ट्रैफिक में मेन लाइन पर वो होती है CMS क्रॉसिंग। तो थोड़ा सा पूरा का पूरा डिस्कशन जनरली रहता है बुक में बिल्ट अप क्रॉसिंग का, तो थोड़ा सा हम क्या है CMS क्रॉसिंग को भी पढ़ेंगे। CMS का मतलब है कास्ट मैंगनीज स्टील। ये जो है इसकी स्ट्रेंथ बिल्टअप क्रॉसिंग से हमारी 4 गुनी या लाइफ क्या है लगभग 4 गुनी ज़्यादा होती है। इसमें जो बिल्टअप क्रॉसिंग में रिप्लेसमेंट के लिए बियर परमिटेड है उससे ज़्यादा बियर हमारा CMS क्रॉसिंग में परमिटेड रहता है। CMS क्रॉसिंग जो आपकी कास्ट मैंगनीज स्टील से बनी होती है, इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और हमारी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम भी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो बस इतना ही CMS क्रॉसिंग के बारे में जानना है, अदरवाइज तो ये पूरा डिस्कशन है वो क्या है आपका बिल्ट अप क्रॉसिंग का। तो दोनों में अंतर क्या है, शेप वही रहेगा, साइज वही रहेगा, सिर्फ क्या है ये कास्ट करके अलग मटेरियल से बनाई हुई है। अब जब क्रॉसिंग होती है तो क्रॉसिंग में आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ पर 2 रेल को ज्वाइन किया जाता है, राइट। यहाँ पर क्या रहेगा कि आपका एक रेल जो रहेगी, अब इसको पॉइंटेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं इससे ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी इसके अंदर 2 रेल होती है, एक रेल हो जाती है आपकी पॉइंट रेल। दिस इज द रेल ऑफ मेन ट्रैक फॉर्मिंग द नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो जो ये जो है आगे तक जाती है थोड़ी, और जो क्रॉसिंग का नोज बनाएगी ये वाली आपकी यहाँ पर। तो ये जो आपकी ये वाली है ये पॉइंटेड है, तो ये आपकी कहलाएगी हमारी पॉइंट रेल। और इस पॉइंट रेल से जो स्प्लाइस करके बनाई जाती है, तो ये थोड़ा पहले इसका ये ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से इससे फ्लश हो जाएगी। तो ये रेल कहलाती है आपकी दिस इज द रेल ऑफ ब्रांच ट्रैक मीटिंग एट द नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो ये आपकी क्या हो गई मेन ट्रैक की स्टॉक रेल आ गई है। तो ये हो गई है हमारी आपकी पॉइंट रेल। और ये जो ब्रांच ट्रैक से जो रेल आ रही है तो ये वाली हो जाएगी हमारी स्प्लाइस रेल। तो इसको आपको जब क्रॉसिंग रिप्लेस कर रहे हैं तो किस पोजीशन में रखना है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अदरवाइज यदि क्रॉसिंग सेपरेटली रखी है तो ये आपकी पॉइंटेड रेल रहती है और ये उससे स्प्लाइस करके बनाई जाती है और यहाँ पर ब्लॉक डाले जाते हैं और इसके अंदर से बोल्ट डले रहते हैं। तो ये आपके हो जाता है पूरा क्रॉसिंग का स्ट्रक्चर। अब नोज ऑफ क्रॉसिंग क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल। तो यहाँ से ये आ रही है हमारी पॉइंट रेल और ये स्प्लाइस रेल, यहाँ पर लिखा भी है स्प्लाइस रेल है और यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा है तो पॉइंट रेल। तो पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल जहाँ पर मिलती है
वो कहलाती है नोज ऑफ क्रॉसिंग। थ्रॉट ऑफ क्रॉसिंग क्या है? दिस इज द लोकेशन वेयर कन्वर्जिंग विंग रेल आर द नियरेस्ट। यहाँ पर आप देखिए कि आप कन्वर्जिंग, एक विंग रेल आपकी यहाँ पर है और एक विंग रेल यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो गैप है यहाँ पर मिनिमम है, वही क्या कहलाता है? आपका विंग रेल। एक विंग रेल यों गई हुई है, दूसरी विंग रेल ऐसे आई है और यों स्ट्रेट हो गई है, तो ये जो गैप है वही गैप कहलाता है हमारा थ्रॉट ऑफ क्रॉसिंग। समझना ज़्यादा है अपने को, यदि ये फिगर समझ में आ गए क्रॉसिंग का, स्विच का और टर्न आउट का, तो फिर डेफिनेशन क्या है उसी से बनी हुई है, फिर उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंगल ऑफ क्रॉसिंग क्या है आपका? दिस इज द एंगल बिटवीन, हमेशा रनिंग फेस यूज होता है मोस्टली, रनिंग फेस मतलब व्हील फ्लैंज ऑफ पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल। पॉइंट रेल का आपका रनिंग फेस इस तरफ रहेगा, इस तरफ, और आपका इसका इस तरफ रहेगा। ब्रांच जो स्प्लाइस रेल है उसका रहेगा आपका रनिंग फेस इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है हमारा एंगल ऑफ क्रॉसिंग। अब टो ऑफ क्रॉसिंग जिस तरह से स्विच में होते हैं उसी तरह से क्रॉसिंग का भी टो होता है ही। तो ये आपका इस तरफ का पोर्शन कहलाएगा टो और जो पीछे वाला कहलाएगा हील ऑफ द क्रॉसिंग। तो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ ए विंग रेल विथ लीड रेल। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये इस तरफ से आ रही थी लीड रेल और यहाँ से आपकी क्या है? विंग रेल है। तो विंग रेल और आपका विंग रेल का एंड पॉइंट हुआ है, तो यहाँ पर जॉइंट प्रोवाइड किया है, फिर लीड रेल स्टार्ट हो गई है, तो ये कहलाता है हमारा टो ऑफ क्रॉसिंग। इसी तरह से हमारा हील ऑफ क्रॉसिंग क्या रहेगा? दिस इज द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ स्पाइस रेल एट क्रॉसिंग। तो यहाँ पर क्रॉसिंग जो भी पोर्शन में होती है फिर उसको हम स्टॉक रेल से जोड़ देते हैं पीछे की रेल से। जहाँ पर ये ज्वाइंट है या भी क्रॉसिंग जो हमारी एंड हो रही है वो कहलाएगी हमारी हील ऑफ क्रॉसिंग। तो ये हो गई हमारी हील ऑफ क्रॉसिंग। लीड रेल ऑलरेडी डिस्कस कर दी है कि आपका स्विच हील, आपका रेल बिटवीन हील ऑफ द टंग रेल और टो ऑफ क्रॉसिंग। टो ऑफ क्रॉसिंग यहाँ पर जो जॉइंट प्रोवाइड किया था, टो ऑफ क्रॉसिंग और हील ऑफ टंग रेल या हील ऑफ स्विच, दोनों के बीच की जो रेल कहलाती है वो कहलाती है लीड रेल। टाइप ऑफ क्रॉसिंग क्या होती है? पहले हमने मटेरियल के हिसाब से देखा था, तो दो तरह की क्रॉसिंग थी। पहली क्रॉसिंग थी जिसका डिस्कशन कर रहे थे वो थी बिल्ट-अप क्रॉसिंग, दूसरी क्रॉसिंग थी CMS क्रॉसिंग, कास्ट मैंगनीज क्रॉसिंग। अब ये आपका जब हम उसको किसी टर्नआउट को ले करते हैं और वो किस तरह का क्रॉसिंग एंगल बना रही है, तो ये आपका एक क्रॉसिंग कहलाती है एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। मतलब ये एंगल जब 90 डिग्री से कम होता है तब कहलाती है आपकी एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि एंगल यदि 90 डिग्री से कम है तब कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। तो जब हमारी एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, जिसको हम V क्रॉसिंग और फ्रॉग ये जो दिख रही है, ये हमारी है एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? जब हमारी किसी में when left hand rail of one track crossed the right hand rail of another track, जब हमारी लेफ्ट हैंड रेल दूसरे ट्रैक की राइट हैंड रेल को क्रॉस करती है, या राइट हैंड, एक ट्रैक की राइट हैंड रेल दूसरे ट्रैक की लेफ्ट हैंड रेल को क्रॉस करती है। मतलब लेफ्ट हैंड रेल क्रॉस की राइट हैंड को, या राइट हैंड रेल क्रॉस की लेफ्ट हैंड। यहाँ पर देखेंगे ये यदि
फेसिंग डायरेक्शन है हमारी, ठीक है। तो फेसिंग डायरेक्शन है तो ये रेल हो जाएगी हमारी, ये रेल हो जाएगी आपकी लेफ्ट रेल, और इस लेफ्ट रेल को किसने क्रॉस किया है, इसकी राइट रेल ने। तो लेफ्ट हैंड रेल जब राइट हैंड रेल को क्रॉस करेगी तब बनती है हमारी एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। और ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग कब बनती है, जब लेफ्ट हैंड रेल को ही क्रॉस करे, या राइट हैंड रेल को, मतलब सेम टाइप की रेल क्रॉस करेगी, तब बनेगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, और जिसको हम बोलते हैं आपका डायमंड क्रॉसिंग भी बोलते हैं। तो ये इसका डिस्कशन हो गया। और डायमंड क्रॉसिंग को आगे जो चैप्टर रहेगा टर्नआउट को, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यदि हमारा देखें तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट रहेंगे, जो आपके क्रॉसिंग के कंपोनेंट होते हैं वही इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। जो ही क्रॉसिंग बनी रहेगी वो बनेगी एक पॉइंट रेल से और स्प्लाइस रेल से, साथ में एक पेयर विंग रेल का चाहिए पड़ेगा, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक पेयर हमारा टंग रेल का, एक पेयर हमारा ट्रैक रेल का जरूरत रहेगी। स्क्वायर क्रॉसिंग क्या होती है, जब एक ट्रैक एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहे होते हैं तब हमारी स्क्वायर क्रॉसिंग बनती है। यहाँ पर जो प्रोवाइड करेंगे तो इसका ये बहुत डेंजरियस होती है, तो इसका यूज हम जनरली नहीं करते। क्रॉसिंग डेजिनेशन का क्या तरीका है, तो एक क्रॉसिंग इज डेजिनेटेड बाय एंगल। ये यदि हमारी वी शेप क्रॉसिंग है जिसमें एक पॉइंट रेल है और एक आपकी स्प्लाइस रेल है, और ये दोनों मीट करती है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पे स्प्रेड है, और इसको हम क्या करते हैं, डेजिनेट के लिए नंबर का यूज करते हैं कि क्रॉसिंग का हमको क्रॉसिंग चाहिए तो 1/8.5 मतलब n से डिनोट करते हैं। n क्या हो सकता है, हमारी 8.5 की क्रॉसिंग हो सकती है, और 12 की क्रॉसिंग हो सकती है, 16 की क्रॉसिंग हो सकती है। तो n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्रॉसिंग। ये नंबर ऑफ क्रॉसिंग है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, या क्या होता है, द स्पेस ऑफ लेग ऑफ क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग की लेग है, पॉइंट रेल और स्पाइस, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो है, उसको हम लेंथ ऑफ क्रॉसिंग एट TNC। यहाँ पर भी क्या है, एक ANC होती है और TNC। एक्चुअली जहाँ पर ये मीट कर रही है क्रॉसिंग वो कहलाएगी एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। यदि हम चूंकि पॉइंटेड नहीं होती है और इनको इमेजिनरी आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाती है TNC। कैलकुलेशन किससे करते हैं हमेशा, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, तो TNC हो गया। तो यहाँ पर क्रॉसिंग की लेंथ क्या है, इन दोनों का रेशियो ही क्या बन जाता है, नंबर ऑफ क्रॉसिंग। अब इस डेस्टिनेशन के भी 3 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका कहलाता है हमारा राइट हैंड मेथड। जो सेकंड फिगर है ये हमारा है राइट एंगल मेथड। यहाँ पर जो आपकी क्रॉसिंग है आपका इस टाइप से क्रॉसिंग होती है वी शेप में। वी शेप में हमने यहाँ से लिया, इसकी सेंटर लाइन है, तभी ये यहाँ पर क्या करेगी, स्प्रेड जो है ये आपका क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू इस तरफ की ली गई है पूरी क्रॉसिंग, वो क्या है आपकी अल्फा। यदि ये अल्फा है तब हमारा कॉट अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, मीन्स n डिवाइडेड बाई 1। जहाँ पर हमने हाफ स्प्रेड कितना लिया है, 1 लिया है, और ये जो बेस लिया है वो n लिया है, तो ये हमारा
कहलाता है आपका राइट एंगल मेथड, n इज इक्वल टू कॉट अल्फा। इसको आपसे पूछा जाता है जनरली इंडियन रेलवे में किस मेथड का यूज होता है, तो आपका राइट एंगल मेथड का यूज होता है। सेंट्रल लाइन मेथड में क्या हुआ, जिस तरह से वी शेप होती है और वी शेप के बीच में आपका जो क्रॉसिंग एंगल बन रहा है वो है अल्फा। अब ये स्प्रेड क्या है, पूरा स्प्रेड 1 हो जाएगा। तब हमारा यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आपका कॉट अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 1/2 डिवाइडेड बाई ये है हमारी बेस है n। तो आपका कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई n। इसके हिसाब से हमारा n क्या हो जाएगा, 1/2 कॉट अल्फा बाई 2। यदि हम आइसोस्केलस मेथड का यूज करते हैं, जिसको हम स्प्लिट में सिमेट्रिकल स्प्लिट में यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये जो इसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है, इसको हमने बेस की जगह हाइपोटेन्यूज को n मानते हैं और दोनों के बीच में स्प्रेड क्या रहेगा हमारा 1। तो एंगल हो जाएगा हमारा अल्फा बाई 2। तो अल्फा बाई 2 तो 1/2 अपॉन n या n अपॉन 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसिक अल्फा बाई 2। तो कॉसिक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू आपका हाइपोटेन्यूज n डिवाइडेड बाई 1/2। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉसिक अल्फा बाई 2। तो फिगर से आप इनको क्या है याद कर सकते हैं, कंसेप्ट बता दिया है। जब सेंट्रल लाइन मेथड लेते हैं तो हम ये एंगल हमारा क्या है आपका अल्फा हो गया। अब और ये जो परपेंडिकुलर है वो भी क्या है आपका, ये हाफ एंगल ही यहाँ पे जो शो कर रहा है, तो हाफ एंगल ही आपका अल्फा है। द राइट एंगल मेथड इज यूज्ड इन इंडियन रेलवे इन विच n इज द कॉटेंजेंट। आपसे पूछा है n क्या है, कॉटेंजेंट है, टेंजेंट नहीं है, ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द टू गेजेस फेसेस विच स्मॉलेस्ट एंगल फॉर द सेम वैल्यू। अब यदि हमारा 8.5 का टर्न आउट है तो ये हमारा नंबर ऑफ क्रॉसिंग कैसे बोलेंगे, 8.5 की क्रॉसिंग कहलाएगी और टर्न आउट रहेगा 1/8.5 का, राइट। क्रॉसिंग नंबर 8.5, टर्न आउट 1/8.5। उसके लिए ये क्रॉसिंग नंबर की वैल्यू रहेगी, वो रहेगी 6 डिग्री 42 मिनट 35 सेकंड, राइट। आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। यदि आप कॉट अल्फा को 6 डिग्री अल्फा बराबर 6 डिग्री 42, तो ये आपका n जो आ जाएगा वो 8.5 आ जाएगा आपका। और जब 12 की क्रॉसिंग रहेगी तो ये हमारा क्या है, एंगल और कम हो जाएगा, क्रॉसिंग का एंगल और कम हो जाएगा और क्रॉसिंग का साइज भी बढ़ जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 4 डिग्री 45 मिनट 49। आपके लिए इम्पोर्टेंट 2 ही हैं, 16 का भी दिया हुआ है। 16 की क्रॉसिंग के लिए दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो 3 डिग्री 34 मिनट 35 सेकंड होता है। आपका 8.5 का टर्न आउट कहाँ पर यूज करते हैं हम, 8.5 का टर्न आउट करते हैं यूज आपका गुड्स ट्रेन के लिए, गुड्स ट्रेन के मूवमेंट के लिए। स्पेशली गुड्स ट्रेन का मूवमेंट होता है यार्ड में, राइट। और आपका 1/12 से लेकर के 1/16 का जो हम यूज करते हैं, क्रॉसिंग यूज करते हैं या टर्न आउट यूज करते हैं, वो पैसेंजर ट्रेन के। पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन में अंतर क्या है, कंफर्ट कंडीशन का अंतर है। तो 8.5 का ट्रैक में वो कंफर्ट नहीं मिलता है जो यदि हमारा क्रॉसिंग नंबर बढ़ जाता है तो स्मूथ रनिंग या किंग झटके नहीं लगते हैं। नेक्स्ट हुआ हमारा स्ट्रेचर बार और कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पर 2 टंग रेल होती है टेपर, ठीक है। और ये जो टेपर टंग रेल होती है इनके मूवमेंट के लिए कि दोनों टंग रेल एक साथ ही मूव करें, तो ये आपकी प्लेट या बार के द्वारा जुड़ी होती है।
two rung rail are connected so the tongue rail move through the same distance. लेफ्ट हैंड टंग रेल और राइट हैंड टंग रेल दोनों ही आपकी क्या है, सेम डिस्टेंस मूव करेंगी जब हम पॉइंट को सेट करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं स्ट्रेचर बार का। तो आपका स्ट्रेचर बार की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, गेज में से हम क्या करें, आपकी ये आपके थ्रो को माइनस कर दें, क्योंकि ये क्या है आपके अंदर एक ओपन रहेगा और एक क्या है फ्लश रहेगा, तो ये थ्रो को माइनस करने पर हमारा आपका स्ट्रेचर बार की लंबाई आ जाती है। अब चेक रेल का यूज है कहाँ पर, क्रॉसिंग पर हमने चेक रेल को प्रोवाइड किया है, जो क्या करती है कि आपकी जो व्हील फ्लेंज है, व्हील जो है जंप कर जाए और आपका क्रॉसिंग से पास हो जाए और ड्रिलमेंट के चांसेस क्या है ख़त्म हो जाए। तो ये हमारी जो रेल रहती है वो कैसी रहती है, इसको बोलते हैं चेक रेल। और चेक रेल क्या कर रही है, गैप प्रोवाइड कर रही है फ्लेंज के स्मूथ रनिंग के लिए। तो ये चेक रेल का जो आखिरी किनारा है इसको फ्लेयर कर दिया जाता है, जिससे कॉलिजन के चांसेस व्हील फ्लेंज के और चेक रेल के टकराने की संभावना नेग्लिजिबल हो जाए। तो ये आपका कहलाती है चेक रेल। चेक रेल के क्या क्या पर्पज है, पहला पर्पज है फॉर गाइडिंग द व्हील फ्लेंज, दूसरा टू प्रिवेंट रॉकिंग एंड बियर ऑफ द व्हील, व्हील के बियर और टीयर को कम करता है, आवाज़ कम होती है, और क्रॉसिंग पर मीन तो है टू प्रिवेंट ड्रिलमेंट एट लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग में भी हम चेक रेल को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से चेक रेल कर्व को भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका ज्योमेट्रिक डिजाइन में डिस्कशन हो सका है। गेज फेस साइड मतलब इनर रेल में प्रोवाइड करना है, कहाँ पर प्रोवाइड करना है, गेज फेस साइड ऑन इनर रेल, कर्व की आउटर रेल में नहीं, इनर रेल में प्रोवाइड, जिससे ये फ्लेंज इस तरफ मूव करना चाहे सेंट्रीफ्यूगल पोर्शन की वजह से, तो ये चेक रेल उसको रोकेगी आपका। और आपका यदि ब्रॉड गेज में आपका 8 डिग्री से ज़्यादा कर्व है और आपका मीटर गेज में 10 डिग्री से ज़्यादा कर्व है और नैरो गेज पे 14 डिग्री से ज़्यादा कर्व है, तब हम कर्व पर चेक रेल प्रोवाइड करते हैं। विंग रेल ये भी क्या है, बेंट अप रेल होती है, एक पोर्शन स्ट्रेट हुआ और फिर ये बेंट होती है और यहाँ पे एंड पे जाके इसके फ्लेयर होती है। These are the bent up length of rail used in front of nose of crossing which help in channelizing the wheel। चैनलाइज करती हैं स्टॉक रेल और विंग रेल के बीच में, व्हील को चैनलाइज करती हैं जिससे वो प्रॉपर रूट में जा सके। एंड पर फ्लेयर होता है। ओवरऑल लेंथ ऑफ द टर्न आउट, ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्न आउट का मतलब है कि ये जो फिगर देखा है एक सिंगल लाइन डायग्राम में, और जो हमारा इस तरह से इसमें क्या है टर्न आउट निकलता है, ठीक है। अब राइट हैंड, तो यहाँ पर आपका स्टॉक रेल यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द स्टॉक रेल टू द एंड ऑफ पॉइंट रेल ऑफ ए टर्न आउट। अब यहाँ पर क्रॉसिंग प्रोवाइड करेंगे, राइट, तो यहाँ पर क्रॉसिंग प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट रेल आगे जाके फिर क्या है स्टॉक रेल से मिल जाएगी। तो ये जो है पॉइंट रेल से लेकर के और स्टॉक रेल भी क्या है आपके जो टो ऑफ स्विच है उससे लगभग एक मीटर 1.5 मीटर पे आगे जाके ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने डिस्टेंस कवर्ड की है अलोंग द ट्रैक वो नहीं रहेगी, इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हमारी कहलाती है ओवरऑल लेंथ ऑफ द टर्न आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
वीडियो को जारी रखने के लिए यदि हमारे लेक्चरर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो, हम लाइव क्लास की तरफ बढ़ सकें। इसके अलावा संभव इंजीनियर्स का ऐप है, उसे ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश पीएससी का स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का पूरा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में और आगे आने वाले सभी इंजीनियरिंग से जो फेमस एग्जामिनेशन है उनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।